नमस्कार प्यारे साथियों, परम इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे कक्षा 9वीं विषय विज्ञान के बारे में और विज्ञान का हमने लिया है पहला चैप्टर। साथियों, विज्ञान के पहले चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ में साथियों आपको बताएं कि चैप्टर का नाम पदार्थ से ही शुरू हुआ। जैसे कि हम कहें हमारे आसपास के पदार्थ, तो हम पहली बात समझेंगे कि पदार्थ क्या होता है। साथियों, तो पदार्थ हेडिंग तो हमने डाल दिया है। अब देखते हैं कि पदार्थ होता क्या है। साथियों, जैसे कि ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता हो वह उसका कुछ द्रव्यमान हो। कुछ भी हो जो स्थान घेरता हो और उसका कुछ द्रव्यमान हो। द्रव्यमान मतलब साथियों क्या होता है? द्रव्यमान कहाँ है? द्रव्यमान मतलब कुछ उसका वेट हो। जैसे कि अब हमारे हाथ में मार्कर है, अब इसे हम कहीं रखेंगे तो जाहिर सी बात है स्थान तो घेरेगा ही घेरेगा, और कुछ इसका द्रव्यमान है साथियों, कुछ उसका वेट है, तो इसी को हम क्या कह लेंगे? पदार्थ कह लेंगे। ऐसा कुछ भी, कोई भी वस्तु हो जो स्थान घेरती हो, जिसका कुछ द्रव्यमान हो, वो क्या कहलाएगी साथियों? वो हमारा पदार्थ कहलाएगी। जैसे कि परिभाषा एक बार फिर से आप मेरे साथ साथ बोलेंगे, मात्र एक लाइन की परिभाषा याद हो जाएगी। साथियों, ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता है वह जिसमें द्रव्यमान होता है। साथियों, द्रव्यमान उसका वजन होता है और क्या कहलाता है साथियों? पदार्थ कहलाता है। जैसे कि अगर हम बात करें पदार्थ बनते कैसे हैं, तो पदार्थ जो होते हैं साथियों छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं। किससे मिलकर बनते हैं साथियों? जो पदार्थ होते हैं आपके छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं। अब साथियों इसका हम तो उदाहरण समझेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें पदार्थ होते क्या हैं, हमारे हाथ में मार्कर है, ये भी तो एक पदार्थ हुआ, ये भी स्थान घेरता है, इसका भी कुछ द्रव्यमान है। जैसे कि अगर हम बात करें उदाहरण में किताब भी स्थान घेरती है, भाई घेरती है ना, उसका कुछ द्रव्यमान भी होता है। बात कर लें पेन, तारे, सूर्य, पानी, स्थान घेरते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें क्या हो गई साथियों? ऐसा कुछ भी हो जो क्या हो? स्थान घेरता हो, जिसका कुछ द्रव्यमान हो, तो हम उसे क्या कह लेंगे? पदार्थ कह लेंगे। अब साथियों हम देखेंगे कि पदार्थ के गुणधर्म क्या होते हैं। साथियों, अभी तक तो हमने मात्र जाना पदार्थ क्या होता है। पदार्थ साथियों ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता हो, जिसका कुछ द्रव्यमान हो, तो पदार्थ कहलाता है। पदार्थ के उदाहरण भी हमने देख लिए, जैसे कुछ भी मार्कर ले लो, फ़ोन ले लो, पेन ले लो, तारे ले लो, सूर्य ले लो, पानी ले लो। ऐसा कुछ भी जब आप समझ गए जो भैया स्थान घेरेगा, जिसका कुछ द्रव्यमान होगा, वो पदार्थ हम कह लेंगे। ठीक, अब पदार्थ के गुणधर्म को समझेंगे साथियों। इसके 3 गुणधर्म बताए गए। जैसे कि पहला बताया गया कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। साथियों याद करो, अभी हम एक उदाहरण के साथ हम आपको बताएंगे, बात आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगी। दूसरी बात करें, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अब देखिए, जो पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं या जो उसमें कण होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं। और कैसे गतिशील होते हैं, अभी उदाहरण के माध्यम से हम साथियों समझेंगे। तीसरा देखेंगे कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या क्या देखा साथियों हमने? जो पदार्थ के गुणधर्म होते हैं, पहला कि पदार्थों के बीच रिक्त स्थान होता है, चलो ठीक है अभी समझते हैं। दूसरा हमने देखा कि जो पदार्थ के कण होते हैं निरंतर गतिशील होते हैं साथियों। तीसरा हमने देखा कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब जरा हम देखेंगे कि उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार से एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। साथियों, आपने देखा कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। साथियों, अभी कैसे रिक्त स्थान होता है? मान लीजिए आप एक गिलास कोई पानी ले लीजिए, ये हमने गिलास बना दिया और इस गिलास में हमने यहाँ तक पानी भर दिया। ठीक, पता चले गिलास है, गिलास में पानी भरा हुआ है। इसमें क्या भरा हुआ है साथियों? पानी भरा हुआ है। अब हमें चेक करना है, एक तो या तो कांच की गिलास आप ले लो एकदम जो दिखे आपको, उसका आप क्या कर लो, यहाँ तक टिक लगा लो, भैया हमारा जो गिलास में पानी है यहाँ तक है। ठीक, यानी यहाँ तक नहीं है तो यहाँ, हाँ यहीं तक तो है। अब हम क्या करेंगे, इस पानी में हल्का थोड़ा से इसमें नमक की मात्रा डालेंगे। नमक होता है पिसा हुआ नमक, इसमें डालेंगे थोड़ा से और थोड़ी मात्रा में डालेंगे, तो आप देखेंगे पानी के अंदर नमक घुल भी जाएगा और पानी का ये स्तर भी नहीं बढ़ेगा। क्या हमने कहा साथियों? अगर थोड़ा एक गिलास पानी लिए, पानी का स्तर एक बार एकदम जब सीधा हो जाए, एकदम आराम से अस्थाई हो जाए, तो उसमें हल्का से नमक की मात्रा डालो या कोई घुलनशील वस्तु डालो थोड़ी से। मतलब कि हमने पानी में नमक डाल दिया, थोड़ा सा नमक डाला। क्या डाला साथियों? नमक, आधा चम्मच से भी कम डाला। अब आप देखेंगे कि पानी का स्तर बढ़ेगा नहीं। कहने का मतलब गया कहाँ? उसके अंदर कहीं ना कहीं रिक्त स्थान है, तभी ना वह पानी का स्तर नहीं बढ़ा। अगर उसी पानी के अंदर थोड़ा से कुछ बड़ी मात्रा में कुछ चीज़ें डाल दी जाए तो आप देखेंगे पानी का स्तर यहाँ से बढ़कर थोड़ा से बढ़ जाएगा। लेकिन आप जरा से थोड़ी सी नमक की मात्रा इसमें डाल रहे हो तो नमक इसमें मिल भी जा रहा है, उसके पानी का स्तर बढ़ भी नहीं रहा है साथियों। कहने का मतलब इसके अंदर कहीं ना कहीं रिक्त स्थान होते हैं।
बात समझ में आई साथियों? नहीं समझ में आई आप कमेंट करेंगे, हम एक बार फिर से आपको समझाएंगे। फिर से देख लीजिए, एक गिलास पानी लीजिए, एकदम जब वो अस्थायी हो जाए उसको एक टेबल पर आराम से रख दीजिए साथियों। एक चम्मच लीजिए, उस चम्मच के माध्यम से एकदम हल्का से उसमें नमक मिला दो। ठीक, नमक क्या करेगा, आसानी से उसमें मिल जाएगा और इस पानी का स्तर जो यहाँ तक पानी था तनिक भी स्तर उसका बढ़ेगा नहीं। आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा, ऐसा नहीं कि कुछ ज़्यादा मात्रा में डाल दो। रिक्त स्थान भाई जितना उसका लेवल होगा उतने वो रिक्त स्थान की पूर्ति कर पाएगा, है ना। तो आगे हम देखेंगे कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। क्या होते हैं साथियों, कि हमने कहा कि पदार्थ के कण निरंतर क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। अब साथियों कैसे पता चलेगा कि जो हमारा पदार्थ का कण है, जो पदार्थ का कण है वो गतिशील है। जैसे कि फिर हमने उदाहरण के लिए एक गिलास पानी ले लेना है, ये मान लो इतना पानी, गिलास है ना, गिलास है, हमने गिलास लिया, हमने लिख भी लिया भैया कि गिलास है और इसमें पानी भरा हुआ है। अब इसमें हम अगर कोई स्याही डाल दें, लाल रंग, लाल ब्लू या काली स्याही होती है, तो इसमें हम अगर थोड़ा सा स्याही डालें तो आप देखेंगे पानी एकदम अस्थाई होगा। ऊपर ही स्याही डालने से, एक तो आप देखते होंगे ना छोटे बच्चों का एक आता है, उसमें दवा ववा पिलाने के लिए काम आता है, नॉर्मली रूप से आप सभी लोग देखे होंगे, इसमें थोड़ी एक बूंदे मतलब चुआई टपकाई जाती है। ठीक, तो आप देखेंगे कि इसमें अगर हम कोई चीज़ एकदम अस्थाई भाव से डालें इस गिलास, भरे हुए गिलास में, तो धीरे 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 जो स्याही होती है इस पूरे गिलास में क्या होती है, फैल जाती है। देखेंगे साथियों, तो कोई भी स्याही ले लो आप, थोड़ा से अस्थाई पानी हो जाए उसमें आप एक जगह आप आराम से डालो, आप क्या हो जाएगी, वो स्याही पूरे पानी में घुल जाएगी। कहने का मतलब इस कण अगर पूरा स्थायी होता पानी, इसमें गतिशील नहीं होती, गति नहीं होती, तो स्याही वहीं पर क्या होती, रुकी होती है। अगर साथियों साथ बात करें, जैसे कि अगर वॉइस की ही बात ले लो, हम बोल रहे हैं, अगर एकदम ऑक्सीजन ना हो तो हमारी वॉइस किसी को, अदर लोगों की सुनाई देगी, नहीं सुनाई देगी। इसी प्रकार से अगर इसमें गतिशील नहीं हो, मतलब गति नहीं होगी, तो ये क्या होगा, पानी में स्याही घुलेगी नहीं। अगर पानी पूरी तरह से इस गिलास में घुल जा रही है, मतलब पानी कहने हैं साथियों, स्याही इसमें अगर आराम से पूरे गिलास में घुल जा रही है, मतलब कहीं ना कहीं इस पदार्थ के कणों में गति है, ये क्या है, गतिशील है, इसलिए ये आपस में क्या जा रहा है, पूरा घुल जा रहा है साथियों। अब थोड़ा सा आगे देखेंगे, जैसे कि ये बात करें, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब साथियों एक दूसरे को आकर्षित कैसे करते हैं, आपने क्या देखा कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षित करते कैसे हैं, अब बात को समझेंगे। अगर आपने देखा होगा कोई नलके की टोटी होगी, टोटी कैसे बनती है जी, ऐसे पानी गिरता है, इसके ऊपर होता है, चलो इसको मान लो टोटी है, टोटी है। आप देखोगे सबके घर में टोटी है, आप टोटी को चालू करो, ठीक, और उसके जहाँ से पानी गिर रहा है, जहाँ से पानी गिर रहा है उसके बीच में उसे उंगली गिरा, मान लो यहाँ से पानी गिर रहा है, ये पानी गिर रहा है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ऐसे अपनी उंगली लगा दिया। अब उंगली लगाने का कहने का मतलब, आप देखेंगे पहले जो पानी होगा, पहले उंगली, मान लो बीच में ये उंगली लगी है, पानी थोड़ा सा इधर से गिरेगा, थोड़ा सा इधर से गिरेगा। जैसे कि एक उंगली है, इस पर पानी गिरेगा तो पहले थोड़ा सा इधर जाएगा और इस साइड में गिरेगा। उसके बाद आप देखेंगे धीरे धीरे पानी गिरते गिरते एक ही धारा में गिरना स्टार्ट हो जाएगा। क्या होगा, पानी आप देखिएगा टोटी के नीचे आप उंगली करेंगे, उंगली करने के बाद थोड़ी से पानी इधर उधर जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे जो पदार्थ के कण होंगे एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, और वो पानी की एक धारा हो जाती है। आप घर में प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा, घर में सबके पास टोटी होगी। ठीक साथियों, तो अभी तक हमने क्या जाना कि जो पदार्थ के गुणधर्म होते हैं, ये पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। चलो ठीक भाई, हमने देखा कि एक गिलास पानी लिया, उसमें हल्का से नमक की मात्रा डाला, और नमक की मात्रा डालने से पानी में क्या हो जाता था, स्तर में कोई बदलाव भी नहीं हो रहा था और घुल भी जा रहा था। ठीक, अब क्या करेंगे, नहीं, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। जैसे हमने गिलास पानी लिया, उस पानी में हल्का से स्याही डाला और स्याही क्या हो गई, पूरे गिलास में मिल गई। कहने का मतलब उसमें कहीं ना कहीं गति है, तभी ना मिल जा रहा है। और अगला साथियों की पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अभी मैंने बताया कि टोटी का उदाहरण लिया, और टोटी का पानी जब निकलता है, अब उसके नीचे उंगली लगाते हैं तो क्या होता है, पानी तो पहले इधर उधर जाता है, उसके बाद वो एक ही धारा में पानी गिरना स्टार्ट हो जाता है। साथियों अगर कोई दिक्कत हो, बात ना समझ में आती हो, तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम दोबारा आपको बताएंगे, पर्सनली एक बार फिर वीडियो बनाएंगे ताकि बात आपको आसानी से समझ में आए। अब साथियों हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट टॉपिक साथियों हमारी होगी
साथियों अभी तक तो हमने पदार्थ के गुणधर्म देखे, अब हम देखेंगे साथियों पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं साथियों, अगर हम बात करें पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में, तो कुल अवस्था की बात करें तो कुल अवस्थाएं 5 हो जाती साथियों। अगर पदार्थ की कुल अवस्था की बात हो जाएगी साथियों तो कितनी हो जाएंगी? 5। लेकिन आपके सिलेबस में मात्र हमें 3 अवस्थाएं पढ़नी है, तो इसलिए जो पदार्थ की मुख्यतः की बात करेंगे, मुख्यतः और कुल में डिफरेंट होगा साथियों। अगर मुख्यतः की बात आएगी तो आप 3 अवस्थाएं बताएंगे, अगर कुल की बात आए तो आप 5 बताएंगे। तो मुख्यतः पदार्थ की अवस्थाएं जो होती हैं 3 होती हैं, और 3 आपको पढ़ना भी है। कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। ये तीनों अवस्थाएं साथियों क्या होती हैं? पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि अब ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है और गैस क्या होता है, परिभाषा तो आप जान ही गए कि भैया पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती है। तो पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं। अगर कुल की बात करें तो पदार्थ की कुल 5 अवस्था होती हैं। 2 ठो कौन कौन हो जाता है साथियों? एक हो जाता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट हो जाता है, एक हो जाता है प्लाज्मा। तो अभी आपके सिलेबस में मात्र 3 हैं, तो हम तीनों को ही बढ़िया से पढ़ लें। कौन कौन सी हैं पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं? ठोस, द्रव और गैस। देखिए साथियों ठोस क्या होता है। अगर हम बात करें ठोस, तो ठोस जो होता है साथियों, आपको इस सामने जो डायग्राम दिख रहा है और बीच में जो बिंदु बिंदु दिखाई दे रहे हैं, यह इसके कण हैं। इसके क्या है साथियों? ये पदार्थ के कण हैं, दिखाई दे रहा है। और इसमें हम देखेंगे कि इसमें कुछ टॉपिक लिखी हुई है, जैसे कि निश्चित आकार, निश्चित विमाएं, कठोर, असंपीड्य, निश्चित आयतन। अब एक एक करके साथियों हम सबको बता रहे हैं कि जो इनका ठोस का जो आकार होता है, अगर हम बात करेंगे ठोस की, जो ठोस का आकार होता है वो साथियों निश्चित आकार होता है। ठीक, क्या होता है? जो निश्चित होगा, उसके आकार में कुछ घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। अब दूसरी बात करेंगे निश्चित विमाएं। विमाएं क्या होती है साथियों? अगर हम बात करें विमाएं मतलब साथियों जिसकी साइज होती है, जो कठोर की साइज होती है वो भी क्या होती है? निश्चित होती है। समझ में आई बात साथियों? विमाएं कहने का मतलब उसके साइज से। अब बात करेंगे जो कठोर होता है, नहीं मतलब जो साथियों जो ठोस होता है वो कठोर होता है। क्या होता है? अब कठोर तो बात आप समझ ही रहे हो, कठोर तो बताने की आवश्यकता है नहीं कि कठोर क्या होता है। ठीक, अब देखेंगे साथियों कि असंपीड्य, एक शब्द मिल गया हमें असंपीड्य। क्या मिल गया साथियों? असंपीड्य को हम आराम से समझेंगे। असंपीड्य क्या होता है साथियों? असंपीड्य कहने का मतलब इस पर प्रेशर डालकर, इस पर दबाव डालकर इसको बदला नहीं जा सकता। ठीक है, असंपीड्य। दूसरी बात, इस पर प्रेशर, हमने क्या बताया कि जो असंपीड्य मतलब इस पर दबाव डालकर, इस पर प्रेशर डालकर इसको बदला जा नहीं सकता। दूसरी बात निश्चित आयतन, जो साथियों इसका आयतन होता है वो भी क्या होता है? निश्चित होता है। इतनी बात क्लियर हुई साथियों। अब बात करेंगे द्रव की। द्रव, ये तो हमने बताया ये सब क्या है? पदार्थ के कण हैं। और दूसरी बात, जो द्रव होते हैं उनका अनिश्चित आकार होता है, उनका आकार मतलब निश्चित नहीं होता। आपने देखा कि जो ठोस है उसका जो आकार है वो तो निश्चित है, लेकिन द्रव में उसका क्या होता है? आकार अनिश्चित आकार होता है। और उसकी विमाएं भी साथियों क्या होती हैं? अनिश्चित होती हैं। उसका आकार भी कोई निश्चित नहीं होता, विमाएं जो उसकी साइज है वो भी कोई निश्चित नहीं होती। अगर बात करें द्रव में क्या होता है? वो तो कठोर था। अगर हम ठोस की बात कर रहे थे, ठोस क्या था? कठोर था। लेकिन द्रव हमारा क्या होता है? इसमें बहाव होता है साथियों। क्या होता है? बहाव होता है। अब देखते हैं कम संपीड्य। कम संपीड्य मतलब, संपीड्य तो मतलब आपने समझा कि इसमें प्रेशर, दबाव, कम संपीड्य में से कम दबाव डाला जा सकता है। ठीक है। दूसरी बात कि निश्चित आयतन, जो इसका आयतन होता है साथियों क्या होता है? निश्चित होता है। अब बात करें गैस, ये सब आपको गैस अवस्था के कण दिखाई दे रहे हैं बीच में, और इसका जो आकार होता है साथियों क्या होता है? अनिश्चित आकार होता है। आप जानेंगे कि भैया जो गैस होता है उसका आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। और उसकी विमाएं क्या होती हैं? वो भी अनिश्चित होती हैं। और आकार में मतलब गैस में क्या होता है? बहाव होता है। और क्या होता है? इसमें अधिक संपीड्य होता है। इस पर ज़्यादा से ज़्यादा इस पर हम क्या दबाव डालकर इसके आकार में मतलब इसमें परिवर्तित इसको कर सकते हैं। कहने का मतलब इस पर दबाव डालकर इसको बदलाव किया जा सकता है। दूसरी बात अनिश्चित आयतन, इसका आयतन कोई निश्चित नहीं होता। बात समझ में आई साथियों? अनिश्चित आकार होता है, अनिश्चित विमाएं होती हैं, इसमें बहाव होता है। अधिक संपीड्य मतलब इस पर ज़्यादा से ज़्यादा बल डालकर इस पर बदलाव किया जा सकता है। दूसरी बात अनिश्चित आयतन, इसका जो आयतन होता है वो भी साथियों फिक्स नहीं होता। बात समझ में आई? यहाँ तक बात समझ में आई तो चलते हैं अगले टॉपिक पे। साथियों
अब तक तो हमने देखा पदार्थ की अवस्था, अब देखेंगे कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। अच्छा बताइए, क्या पदार्थ की अवस्था में भी परिवर्तन किया जा सकता है? ठीक, क्या है साथियों कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, तो आप हम जानेंगे कि पदार्थ की अवस्था में भी परिवर्तन किया जा सकता है। किस प्रकार से किया जा सकता है साथियों? दो प्रकार से किया जा सकता है, जैसे कि ताप में बदलाव करके और दाब में बदलाव करके। अगर बात आए पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन की, तो कितने प्रकार से उसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं साथियों? दो प्रकार से। कौन कौन से? एक ठो उसके ताप में बदलाव करके, एक ठो उसके दाब में बदलाव करके। तब देखते हैं साथियों, जैसे कि अगर हम ताप में बदलाव करके देखें तो मान लो ठोस है, हम कुछ बर्फ़ के टुकड़े ले रहे हैं, ये कुछ बर्फ़ का टुकड़ा मान लो। अब जब इसको हम इसके ताप में बदलाव करना है, ताप में जब बदलाव करेंगे, जब इसको थोड़ा सा हम टेम्परेचर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये द्रव में बदल जाएगा साथियों। किस में बदल जाएगा? ये द्रव में बदल जाएगा। बात समझ में आ रही है? पहले बर्फ़ का टुकड़ा लीजिए, बर्फ़ के टुकड़ा को जब आप टेम्परेचर मतलब उसको हीट करेंगे तो किस में बदलेगा साथियों? द्रव में बदलेगा। और द्रव में बदलने के बाद जब उसके ताप में थोड़ी सी और परिवर्तन करोगे तो उसमें किस में बदल जाएगा साथियों? गैस में बदल जाएगा। बात समझ में आई? जैसे कि हम बात करें पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कितने तरीके से किया जा सकता है? दो तरीके से। किसके किसके? ताप में बदलाव करके और दाब में बदलाव करके। ताप में बदलाव करके कैसे करेंगे साथियों? मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हमने क्या लिया? ठोस लिया। बर्फ़ क्या है? ठोस है। बर्फ़ को आप रखेंगे, स्थान घेरेगा, उसका द्रव्यमान होता ही होता है, तो क्या हुआ साथियों? ठोस हुआ। और जब इसको हम इसके ताप में बदलाव करते हैं, ठीक, तब ये किस में बदल जाता है? द्रव में बदल जा रहा है। और आप द्रव को देखेंगे कि जब आप पानी गर्म करते हो, पानी का जब टेम्परेचर बढ़ता रहता है, धीरे धीरे उसमें क्या बदल जाते हो? गैस में परिवर्तित होता चला जाता है। तो साथियों इसी प्रकार से ठोस में हम जब इसके ताप में बदलाव करेंगे तो ठोस से किस में बदलेगा? द्रव में। और द्रव में ताप में बदलाव करेंगे तो किस में बदल जाएगा? गैस में बदल जाएगा साथियों। कोई दिक्कत होगी तो आप पुनः हमसे पूछ सकते हैं। दूसरी बात देखेंगे साथियों कि दाब में बदलाव करके। अब दाब में कैसे बदलाव करके हम इसको मतलब दाब में बदलाव करके इसके अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है, फिर देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, एक तो हम ये फिगर तो सही से नहीं बना है, आप देखते होंगे 10 रुपये या 15 रुपये का एक लाइटर आता है। अक्सर बीड़ी सिगरेट जो लोग पीने वाले होते हैं देखे होंगे, लाइटर आता है, उसमें जो गैस भरी होती है वो दिखाई देती है साथियों। ठीक, उसमें होता क्या है? उसमें भरी होती गैस, लेकिन वो लिक्विड के बाद दिखाई देता है। बात समझ में आ रही है? उस लाइटर में भरा होता है गैस और हमें दिखाई कैसा देता है? लिक्विड की बात दिखाई देता है। जैसे कि उसी लिक्विड को गैस को जब दाबा मतलब उस पर दाब डाला जाता है, उस पर क्या किया जाता है साथियों? दाब डाला जाता है, तो गैस जो होती है किसमें बदल जाती है? द्रव में बदल जाती है। गैस पे जब आप दबाव डालते हैं तो गैस किस में बदलती है? द्रव में बदल जाती है। और जब इस पे आप दाब डालते हैं तो ये किस में बदल जाती है साथियों? ठोस में बदल जाती है। जैसे आपने देखा होगा, हमने बताया ना, ये लेटर अक्सर हम मतलब फिगर सही नहीं बना, आप पता ही नहीं पाएंगे कि क्या बना है, लेकिन हम बता रहे हैं कि एक ठो लेटर आता है, अक्सर आप लोग देखे होंगे मार्केट में 10 से 15 रुपये का आता है। उसमें जो लिक्विड भरी होती है, जो गैस भरा होता है, हमें लिक्विड की बात दिखाई देती है। और होता क्या साथियों? होता है गैस। और गैस लिक्विड की बात क्यों दिखाई देती है? क्योंकि उस पर दाब डालकर उसमें किस में परिवर्तित कर दिया गया था? द्रव में। और द्रव में भी अगर उस पर और दाब डाला जाएगा तो किस में परिवर्तित हो जाएगी साथियों? ठोस में। अब साथियों अभी तक हमने देखा क्या? पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कितने तरीके से किया जा सकता है? दो तरीके से। किसके माध्यम से? एक ठो ताप में बदलाव करके, एक ठो दाब में बदलाव करके। अब साथियों आगे देखते हैं, ठीक है? तो इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अभी तक ने आपने देखा कि अगर हम ताप में बदलाव कर रहे थे तो क्या हो रहा था, और दाब में बदलाव कर रहे थे तो क्या हो रहा था। अब आगे देखेंगे साथियों कि अब ताप परिवर्तन के क्या प्रभाव होंगे। अगर हम ताप में परिवर्तन कर रहे हैं तो उसके प्रभाव क्या क्या होंगे? बात समझ में आ रही है? अगर हम ताप में परिवर्तन कर रहे हैं तो उसके क्या क्या प्रभाव होंगे? तो उसके साथियों 3 प्रभाव होंगे: गलनांक बिंदु, क्वथनांक बिंदु, ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण। अब हम बात समझेंगे कि एक गलनांक बिंदु क्या होता है साथियों। जब हम तापमान परिवर्तन के प्रभाव पड़ रहे हैं और तापमान परिवर्तन में जब हम मतलब तापमान परिवर्तन जब हम करते हैं साथियों तो उसके प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं वही हमें देखना है।
जैसे कि साथियों गलनांक बिंदु। अब गलनांक बिंदु क्या होता है, अब देखते हैं परिभाषा के माध्यम से। गलनांक बिंदु क्या होता है, किसी ठोस का वह तापमान जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, गलनांक बिंदु कहलाता है। परिभाषा क्या देखे साथियों, क्या था हमारे पास, गलनांक बिंदु कि किसी ठोस का वह तापमान, किसी ठोस का वह तापमान जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर, अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है। बस क्या साथियों जानना है, गलनांक बिंदु क्या होता है, किसी ठोस का वह तापमान जिस पर वो क्या करता है, पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, जिस तापमान पर होता है उसे हम क्या कहते हैं साथियों, गलनांक बिंदु कहते हैं। बस क्या है, गलनांक बिंदु में क्या हो रहा है, वो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो रहा है। इतना जानते रहिए, परिभाषा जानते रहिए, किसी ठोस का वह तापमान जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, और जिसे हम क्या कहते हैं, गलनांक बिंदु कहते हैं। साथियों अब हम चलेंगे क्वथनांक बिंदु क्या होता है, ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण क्या होता है। साथियों इसे हम मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। आपने तापमान परिवर्तन के प्रभाव में जाना कि इसके 3 प्रभाव पड़ रहे थे, गलनांक बिंदु, क्वथनांक बिंदु और ऊर्ध्वपातन निक्षेपण। तो अब तक में हमने तो गलनांक बिंदु जो उसका पहला प्रभाव था हमने देख लिया। अब हम देखेंगे दूसरा प्रभाव, क्वथनांक बिंदु। क्वथनांक बिंदु क्या होता है, क्वथनांक बिंदु की साहब एक तो आपको हम आसान परिभाषा बताएंगे, जैसे कि किसी द्रव का वह तापमान जिस पर वह अपनी द्रव अवस्था छोड़कर गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है। क्वथनांक क्या होता है, बस इतना जानते रहिए, वह द्रव अवस्था से किस में परिवर्तित हो रहा है, गैस अवस्था में परिवर्तित हो रहा है। बस इतना तो याद रहेगा भैया, जो क्वथनांक बिंदु होता है द्रव अवस्था से किस में परिवर्तित हो रहा है, गैस अवस्था में। शुद्ध परिभाषा देखना हो तो देख लीजिए, किसी द्रव का वह तापमान जिस पर वह अपनी द्रव अवस्था छोड़कर गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है, क्वथनांक बिंदु कहलाता है। अब साथियों अब बात करेंगे ऊर्ध्वपातन बिंदु। ऊर्ध्वपातन बिंदु में क्या होता है साथियों, इसमें जो ठोस पदार्थ होता है द्रव में परिवर्तित नहीं होता, ठोस से सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है। कैसे परिवर्तित होता है साथियों, देखते हैं कि पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, क्या आपने देखा कि द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन बिंदु कहलाती है या कहते हैं। जो सीधे ठोस से किसमें बदल रहा है, गैस में बदल रहा है, द्रव में नहीं बदल रहा है साथियों। जो ऊर्ध्वपातन आप जानेंगे कि जो ठोस है वह सीधे द्रव अवस्था में बदले बिना कहाँ बदल रहा है, गैस में बदल जा रहा है, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं साथियों, ऊर्ध्वपातन बिंदु कहते हैं। साथियों एक ठो और हम लिखे थे ऊर्ध्वपातन बिंदु के साथ निक्षेपण। क्या लिखे थे, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्या लिखा था पूरा, निक्षेपण। निक्षेपण क्या होता है साथियों, गैस से सीधे ठोस अवस्था बनने की प्रक्रिया, गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया। फिर से याद कर लो, गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती साथियों, निक्षेपण कहलाती है। जैसे कि अगर आपने देखा ऊर्ध्वपातन बिंदु क्या होता है, गैस ठोस से सीधा गैस बन रहा है, क्या बन रहा है, ठोस से सीधा गैस बन रहा है, और जो निक्षेपण है गैस से सीधा ठोस बन रहा है। इसका ठीक डिफरेंट चल रहा है, एक ठो ठोस से गैस बन रहा है, एक ठो गैस से सीधे ठोस बन रहा है। साथियों इतने तक जो भी हमने आपको बताया, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम एक बार फिर से आपको स्पष्ट तरीके से थोड़ा और बेसिक से बताने का प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। साथियों आपको इसी तरह और ही बेसिक से और आराम से सारी सब्जेक्ट पढ़ाई जाएंगी, और इस चैनल से बने रहें, और इस चैनल पे आपको सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। धीरे धीरे करके सारी सब्जेक्ट आपको पढ़ाई जाएंगी। और चैनल पे आने के लिए, चैनल की वीडियो हमारे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।